औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन और इसके टाइप्स। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट फॉर यू। तो आज हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन में क्या होता है। पॉल्यूशन में होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योरिटी। कोई चीज़ प्योर है उसको ख़राब किया जाए तो ये क्या है? पॉल्यूशन है। अगर एक वाटर का गिलास है, अगर साफ़ होगा पानी, मीठा होगा तो आप पिएंगे। अगर उसमें मैं मिट्टी डाल दूं तो वो इम्प्योर हो जाएगा, प्योरिटी उसकी ख़राब हो जाएगी और वो पानी आप नहीं पिएंगे। तो दिस इज़ पॉल्यूशन। जस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया और समझाया। साइंटिफिकली अगर हम पॉल्यूशन को देखें तो ये एक अनडिज़ायरेबल चेंज होती है इन फिज़िकल, चाहे केमिकली हो या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर, सॉइल, जिसमें भी हो, जो कि अल्टीमेटली हार्मफुल होती है, अफेक्ट करती है ह्यूमन की लाइफ को, प्लांट्स को। इसका मतलब ये इनडिज़ायरेबल का जो आपको पसंद ना हो, ये गंदगी पड़ी हुई है, ये आपको पसंद आएगी? नहीं आएगी। डेफिनेटली किसी को भी ये गंदगी पसंद नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इनडिज़ायरेबल चेंज। तो दिस इनडिज़ायरेबल चेंज इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन। अब हमने ये पढ़ा पॉल्यूशन, हमें पता है। अब पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं? किन चीज़ों से ये पॉल्यूशन फैल रही है? ऑल दो सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। वो सब्सटेंस जिसके ज़रिए पॉल्यूशन काज हो रही है, सबब बन रही है, तो उसको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। अगर हम कॉमन पॉल्यूटेंट्स को देखें, ऐसे सब्सटेंस जो कि पॉल्यूशन काज कर रहे हैं, डिपॉजिटेड मैटर सच एज सूट, स्मोक, tar, डस्ट, ग्रेट, और गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन और ओजोन। और डिपॉजिट मैटर जैसे सूट आप कहें किसको चीज़ को कहते हैं? वो उसको धुएं को कहते हैं। स्मोक जो सिगरेट वगैरह के से उठता है वो टार है। डस्ट जो है मिट्टी है। और ग्रेट पत्थर वगैरह, या जो है मतलब कि धुआं, ये जो है बहुत नुकसानदायक पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहा है। और गैसेस जो वो भी हमारी एयर को पॉल्यूट कर रही हैं। केमिकल कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड्स, एरेंजिन्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोमीथेन, फोस्फोजिन, डिटर्जेंट, ईटीसी, ये क्या है? ये सारे केमिकल कंपाउंड्स के नाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि पॉल्यूटेंट्स हैं, जो कि पॉल्यूशन काज कर रहे हैं। और हैवी मेटल्स लाइक लीड, मरकरी, आयरन, जिंक, ईटीसी, ये भी क्या है? ये भी पॉल्यूटेंट्स हैं। उसके बाद इकोनॉमिक पॉइजन लाइक हर्बिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ईटीसी, फर्टिलाइजर्स, सेवेजेस, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, नॉइज, हीट, ये सारे क्या हैं? ये पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट किए हुए हैं। और सेवेज कहते हैं गंद की तरह जो कूड़ा जो है फेंकते हैं। जनरली पॉल्यूशन इज़ क्लासिफाइड एज, अगर हम पॉल्यूशन को देखें तो उसकी क्लासिफिकेशन की हुई है मटीरियल पॉल्यूशन में और नॉन मटीरियल पॉल्यूशन में। देखते हैं मटीरियल और नॉन मटीरियल पॉल्यूशन क्या है। मटीरियल पॉल्यूशन वो होती है जो कि सब मटीरियल सब्सटेंस में हो, जो कि एनवायरनमेंट में एक्सेसिव में मौजूद हो, ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो। देखिए अगर हम देखें एयर को, वाटर को और सॉइल पॉल्यूशन को, तो ये क्या है? एनवायरनमेंट में एक्सेसिवली एनवायरनमेंट में मौजूद है। दूसरा है नॉन मटेरियल पॉल्यूशन, जो कि जिससे वो हमारे एटमॉस्फेयर से मटेरियल तो नहीं बढ़ा लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अनबियरेबल कर रहे हैं। जैसे नॉइज़ है, ज़्यादा नॉइज़ किसी को पसंद नहीं होता। हीट है, ज़्यादा टेम्परेचर होना ये भी पसंद नहीं होता। और रेडिएशन रेज वगैरह हैं, वो भी जो है ये मटेरियल को इंक्रीज तो नहीं करते लेकिन एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब और अनबियरेबल कर देते हैं। तो सबसे पहले है एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन में क्या होता है? एयर पॉल्यूशन में दूसरी गैसेस की अमाउंट बढ़ जाए ऑक्सीजन से, तो इसको हम कहते हैं एयर और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। जैसे वेस्ट, सॉलिड वेस्ट हैं या कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस हैं जो कि बढ़ जाएं ऑक्सीजन से एटमॉस्फेयर में, मतलब कि ऑक्सीजन कम हो और दूसरी गैसेस ज़्यादा हो, तो ये एयर पॉल्यूशन है। ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए तब एयर पॉल्यूशन क्लियर नहीं होगा। एयर पॉल्यूशन जो है ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? वो आएगी फॉरेस्ट से। तो हमें पौधे लगाने चाहिए, फॉरेस्टेशन की करनी चाहिए। मेन कासेस क्या हैं? ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, यूज़ कोल, जो कि कोल को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के लिए,
गैस हैं, डीजल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल सभी को कहें इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होते हैं। हीटिंग, कुकिंग प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज ईटीसी, इनसे क्या होता है कि पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसेज, फिर वो हमारे एयर में आ जाते हैं और एयर में जो क्वांटिटी होती है वो दूसरी गैसेज की बच जाती है और ऑक्सीजन की कम हो जाती है। और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन या और धुएं में मौजूद बुखारात। और उसके बाद एसिड रेन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो कि जैसे ओजोन की डिप्लीशन हो रही है और ओजोन लेयर जो है वो टूट जाती है, जो कि हमने एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट पहले ही डिस्कस किया हुआ है। लेट अस नाउ सी व्हाट इज मीन्ड बाय डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो अब हम पढ़ेंगे कि ओजोन डिप्लीशन क्या है और उसका क्या मतलब है। तो ये है डिप्लीशन ऑफ ओजोन। इससे क्या होता है कि जो ओजोन लेयर होती है वो डिप्लीट होती रहती है। इन अपर एटमॉस्फेयर अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट टेक्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सन विथ और लेथल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखें तो अपर एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है O3, जो कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जानलेवा होती हैं। Scientists have found this protective layer gradually depleting, getting thin due to the chlorofluorocarbon। ये लेयर क्या होती है, ये हमें प्रोटेक्शन देती है उन जो रेज आते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से, उनको रिफ्लेक्ट बैक करती है स्पेस में। लेकिन अगर पॉल्यूशन बढ़ गई एयर में तो फिर क्या होगा कि उनका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो हमारे एटमॉस्फेयर में आएंगे और हीट बढ़ेगी। और एक साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो ओजोन है वो डिप्लीट होती रही है, थिन होती जा रही है। किस वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। दे रिएक्ट विद ओजोन, ओजोन से रिएक्ट करते हैं और कन्वर्ट इनटू O2, मतलब कि जो O3 है उसको कन्वर्ट करें O2 में। और CFS यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट इन पेस्चराइज्ड एरिसोल फॉर्मिंग एजेंट है, रेफ्रिजरेटर्स में वगैरह में इस्तेमाल होता है, मतलब कि रॉकेट वगैरह जो उड़ते हैं उसमें। और फॉर्मिंग एजेंट्स हैं जो जाग प्रोड्यूस करते एजेंट है उसमें से। और रेफ्रिजरेटर्स में भी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जैसे ऐसे एटमॉस्फेयर में जाएगी और O3 से रिएक्ट करेगी तो उसको कन्वर्ट कर देगी O2 में, और इससे क्या होगा, ओजोन की डिप्लीशन हो जाएगी। तो अगर ख़त्म हो जाए, डिप्लीशन हो जाए मुकम्मल तौर पर ओजोन, तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुँचेंगे। ईच वन एटम ऑफ क्लोरीन कन्वर्ट्स मोर देन 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। एक एटम क्लोरीन का 1 लाख से ज़्यादा जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट कर रहा है। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का कैसे कंट्रोल होगा? तो एयर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग वेज। सारे मेथड दिए गए हैं जिनसे हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर दिया गया है यूज़ ऑफ प्रॉपर फिल्टर्स, के जो धुआं निकल रहा है या कोई और प्रोसेस में जो होती है जिससे एयर पॉल्यूशन हो रही है, तो वहाँ पर फिल्टर्स लगाए जाएं जिनसे जो पॉल्यूटेंट्स है वो रिमूव हो जाएं और बाकी जो है वो बाहर निकल जाए। इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूटेंट्स शुड बी पास थ्रू फिल्टर्स एंड अदर डिवाइसेस। इंडस्ट्री से जो एयर पॉल्यूशन निकलते हैं उनको फिल्टर्स या कोई और डिवाइसेस हैं उनसे पास करवाया जाए, जिससे ये जो है एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वो एलिमेंट्स, वो चीज़ें एयर में दाखिल ना हो। सो इन द वे पार्टिकुलेट्स मटेरियल इज़ रिमूव्ड बिफोर दे रिलीज इन द एयर। तो वो पार्टिकुलर मैटर जो कि हमारे एयर को पॉल्यूटेंट कर रहा है वो निकल जाए, बाकी एयर रिलीज़ हो जाए। यूज़ ऑफ सोलर कुकर, के सोलर कुकर्स का इस्तेमाल किया जाए। इंडस्ट्री शुड यूज़ सोलर कुकर और बायोगैस प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, मतलब कि सोलर का इस्तेमाल किया जाए जिससे जो है धुआं वगैरह जो कि हम फॉसल फ्यूल्स को इस्तेमाल करके निकल रहा है वो कम होगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स यूज़, लीड फ्री फ्यूल्स जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, सल्फ़र फ्री फ्यूल्स इस्तेमाल करने चाहिए, CNG का इस्तेमाल करना चाहिए। और लास्ट में लिखा हुआ है अफॉरेस्टेशन की जाए, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो फॉरेस्टेशन करेंगे तो वो प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेंगे और ऐसे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद है वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन क्या होती है? ये होती है वाटर की पॉल्यूशन। वो क्यों होती है? वो होती है ह्यूमन की एक्टिविटी से, जैसे स्ट्रीम से, कैनाल से या लेक से, रिवर से, सी है, समंदर है, दरिया है, झील है, कैनाल है, सभी को ये इसमें क्या होता है? वाटर होता है। वाटर पॉल्यूटेड होता है। वो क्यों होता है? ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से। दीज पॉल्यूटेंट्स अफेक्ट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि
वाटर में एक्वेटिक लाइफ रहती है, एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द लाइफ ऑफ ह्यूमन। और अगर हम देखें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाटर ह्यूमन की लाइफ को भी इफेक्ट पहुंचा रहा है। मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर, क्या सोर्स हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं? एक है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ऑर्गेनिक क्या है, देखते हैं ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं। डोमेस्टिक सेवेज, अब जो गंद कचरा होता है वो क्या पानी में जो है उछाल देते हैं, उससे वजह से वाटर पॉल्यूशन होती है। या एग्रीकल्चर रन ऑफ, ज़रूरी जो गंद है उसकी वजह से, या ऑर्गेनिक वेस्ट फ्राम बेरीवेरीज, बैक्टीरिया, मिल्क डेयरी, शुगर मिल्स, होटल्स ईटीसी। जो ऑर्गेनिक वेस्ट शराब जहाँ पर बनता है वहाँ से, या बैक्टीरिया मिल्क डेयरी से, या शुगर मिल से, या होटल से, उनसे निकल के आ रहा है वाटर में, वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। और केमिकल पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं? पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, डिटर्जेंट, साबुन, या हैवी मेटल्स हैं वो, और एसिड है, या माइन वेस्ट है, ऑयल है, और ऑयल डिस्पर्शंस हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है। मतलब कि सारी ये जो चीज़ें हैं ये वाटर को पॉल्यूट कर रही हैं। थर्मल पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं? इफ्लुएंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट, या जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स का जो खाज मादा है उनसे भी वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होती है। और सिल्टेशन, डिपोजिशन ऑफ सॉइल एंड सैंड इन द वाटर ऑफ वाटर रिजर्वायर, जो है सॉइल और सैंड की क्या होती है वाटर में डिपोजिशन होती है, और वाटर की जो लेवल होती है इंक्रीज़ हो जाती है, होल्डिंग कैपेसिटी की लॉस हो जाती है, और उससे क्या होता है, इससे फ्लड का भी खतरा रहता है। और उसके बाद है यूट्रॉफिकेशन और अल्गल ब्लूम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अलजी का ग्रोथ रेट है जो इंक्रीज़ हो जाए। तो अब ये इंक्रीज़ क्यों होता है? इंक्रीज़ इसलिए होता है क्योंकि उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं अल्गल ब्लूम और यूट्रॉफिकेशन। सीवेज वाटर एंड एग्रीकल्चर फील्ड रेन ऑफ पॉजेज रिच क्वांटिटी ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक आर डिटर्जेंट्स। अगर हम देखें तो ये जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहाँ से आते हैं? अगर हम सीवेज वाटर देखें, गंदा पानी जो है, और एग्रीकल्चर जो वेस्ट हैं, रेन ऑफ है, अगर उसको हम देखें तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, क्योंकि अगर पता है कि एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन और फास्फोरस का बहुत इस्तेमाल होता है। लाइक फर्टिलाइज़र्स में यूरिया में नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस भी होते हैं। और उसके अलावा सीवेज वाटर में डिटर्जेंट्स वगैरह के जो होता है उसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो इसकी वजह से अलजी का ग्रोथ रेट बढ़ जाता है और उनकी रिज हो जाती है। उसके बाद दे एक्यूमुलेट इन वाटर रिजर्वायर एंड प्रोमोट अल्गल ग्रोथ अप टू डेंजरस लेवल। अब ये क्या करेंगे? वाटर में कंबाइन होंगे, मतलब कि एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठे होंगे, और अलजी की ग्रोथ लेवल को डेंजरस लेवल तक ले जाएंगे, और उसको हम कहते हैं अल्गल ब्लूम। अल्गल ब्लूम क्या है? डेंजरस लेवल ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ algae है। Algal bloom when floats on water surface spoil fishing, swimming and recreational qualities of water। मतलब कि algal bloom जब वाटर पर फ्लोट करता है, तैर रहा होता है, तो ये फिशिंग को वाटर को स्पॉइल करेगा। पहले फिशिंग नहीं होगी, स्विमिंग नहीं होगी, और वाटर से और चीज़ें जो बनती हैं हम मिक्सअप करके, मतलब इस्तेमाल करके चीज़ें बनाते हैं, वो नहीं बनेगी क्योंकि ये ख़राब हो गया वाटर। These algal species when die not only add more organic matter to water but sometimes release toxins which have lethal effect to various organisms। जब ये algae की जो स्पेशी है डाई करती है, मर जाती हैं, तो मोर ऑर्गेनिक मैटर जो है वाटर में आ जाते हैं। ये सिर्फ ना तो सिर्फ टॉक्सिन रिलीज़ करती है जो कि ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जानलेवा है। क्या होता है, जो दूसरे डिकम्पोजर्स होते हैं उनकी भी ग्रोथ का रेट जो है बढ़ जाता है, और वो पानी से एक्सेसिव ऑक्सीजन को उठा लेते हैं, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। इट आल्सो रिड्यूसेस द लाइट रीचिंग टू लोअर लेयर इन द वाटर। और उससे क्या होता है कि लाइट भी नहीं पहुंच पाती लोअर लेयर ऑफ द अर्थ तक। ये आप देखें, ये है ग्रोथ ऑफ अलजी। देखें ये पानी है सारा ग्रीन हो गया है, ग्रीनिश कलर का। और ये आप देखें जो लिविंग ये फिशेस हैं, बड़ी फिश है, जो भी एक्वेटिक लाइफ है इसको नुकसान पहुंचेगा। ना तो ये वाटर फिशिंग के लिए होगा अच्छा, ना तो ये जो है स्विमिंग के लिए अच्छा होगा, और ना रिक्रिएशनल जो चीज़ें हैं वाटर से बनती है। मतलब कि
जहरीला ये पानी हो गया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनमें ऐड हो गए, तो ये किसी काम का नहीं। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कैसे वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। सबसे पहला ये कह रहा है कि पब्लिक अवेयरनेस की जाए कि भाई पानी में ये चीज़ें जो सेवरेज वगैरह का पानी है वो अलहदा किया जाए, गंदगी की चीज़ें उनमें नहीं उछालनी चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है, एग्रीकल्चर रेन ऑफ है, वो पानी में नहीं डालें, उसके लिए अलहदा कोई जगह तलाश करें। हाई लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी थ्रू सोशल मीडिया अभी मॉडर्न दौर में आप देख रहे हैं बहुत जो है उरूज पर है, उस पर भी अवेयरनेस की जाए, बताया जाए। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो भी बताएं, इंस्टीट्यूशन जो इस खाते से रिलेटेड हैं वो भी इसके बारे में बताएं। स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड ऑन सेवेज ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिसाइकलिंग प्रोसेस, और जो भी जो है इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको बताया जाए कि भाई आप ऐसा ना करें। नो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट शुड बी एडेड टू वाटर बॉडीज बिफोर कंप्लीट ट्रीटमेंट। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको ट्रीटमेंट करके उसमें जो नुकसान टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको दूर करके ट्रीटमेंट करके उनके बाद जो है वाटर रिलीज किया जाए। और उसके बाद है सॉइल पॉल्यूशन होती है। द पॉल्यूशन ऑफ सॉइल हैज़ रिजल्टेड फ्राम अ नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अगर हम सॉइल पॉल्यूशन को देखें तो ये भी इन्वॉल्व है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ में। जो पिछले हम पॉल्यूशंस के क्लास टाइप्स पढ़ के आए थे उसमें भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ही रिलेटेड थी। और इसमें क्या होता है कि ह्यूमन लैंड रिसोर्सेज जो है यूटिलाइज करता है, लाइक माइनिंग, excavation of soil for bricks, cement making and construction of roads, dams, building etc. Dumping of solid waste in open space have reduced soil resource। का मतलब है माइनिंग मतलब कि खोदना, और सॉइल फॉर ब्रिक्स आपको पता है कि जो ये भट्ठे वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पर जो है ब्रिक्स वगैरह पकती हैं बनती हैं, और उसके अलावा सीमेंट मेकिंग और रोड्स की कंस्ट्रक्शन, डैम्स, बिल्डिंग्स etc। इन्होंने क्या किया हुआ है, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट की हुई है। और सॉलिड वेस्ट को ओपन स्पेस में फेंकना, इसने भी जो है ह्यूमन सॉइल रिसोर्सेज को रिड्यूस किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो है डेड जो पैरासाइट है वो आ जाएंगे और वो अटैक करेंगे और वहाँ से फूड लेंगे, तो सॉइल को तो ज़रखेज़ी मिलेगी ही नहीं। डिफॉरेस्टेशन फॉर बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज है, ओवरग्रेजिंग बाय कैटल ऑफ डोमेस्टिक यूज़ हैव डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अगर हम देखें डिफॉरेस्टेशन की गई बिल्डिंग के लिए, किसी की बिल्डिंग को बनाने के लिए, इंडस्ट्री को बनाने के लिए, का मतलब है जो कैटल है उनकी ओवर ग्रेजिंग चराना जिन्होंने सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह कर दिया है। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से सॉइल जो है बहुत सॉइल पॉल्यूशन फैली है। और पाकिस्तान ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कर रहा है, और सैलिनिटी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर कैनाल सिस्टम है तो इससे वाटर लॉगिंग भी होगी, सैलिनिटी भी होगी। और ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर। ओवर ग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काटना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं सॉइल इरोजन की बाय विंड और वाटर से। इन दोनों के ज़रिए क्या की हुई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं। और उसके बाद है इन एग्रीकल्चर कंट्री लाइक पाकिस्तान, ज़रूरी मुल्क है पाकिस्तान, लैंड एंड वाटर आर मोस्ट वैल्यूबल एसेट्स एंड वी आर स्टिली डिस्ट्रॉइंग अवर मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्सेज। अगर हम वाटर और लैंड को देखें तो ये एक वैल्यूबल असासा है और हम इसको तबाह कर रहे हैं, जिनसे हमें वैल्यूबल रिसोर्सेज मिल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो पब्लिश की गई है, पब्लिश्ड बाय नेशनल कंजर्वेशन सेक्रेटरीट इस्लामाबाद, फ्रॉम टोटल irrigated land area of 66.1 million hectares in Pakistan, about 24 million hectares is exposed to severe environmental threats। अगर इनमें से देखें तो 24 मिलियन जो एकड़ हैं वो एक्सपोज हैं इन्वायरमेंटल थ्रेट से, परेशानी कुन जो है हालत में, सफरिंग फ्राम वेरियस काइंड्स ऑफ डिग्रेडेशन। अगर हम देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। eroded soil ultimately get in water bodies and cause problem of siltation, और बहुत सारे जो प्रॉब्लम थे ये की हुई हैं। और उसके बाद इसका कंट्रोल कैसे होगा, कंट्रोल रिसाइकलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है उसको रिसाइकल किया जाए, और प्रॉपर डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है उसको जो है कोई खड़ा
गड्ढा खोद कर उसमें दफन किया जाए या प्लांटेशन की जाए, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो है दरख्त लगाए जाएं और डेवलपमेंट ऑफ पास्चर एंड मीडोज़ फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, और जो है चरागाहें बनाई जाएं एनिमल्स के लिए फॉर देयर ग्रेजिंग, उनको चराने के लिए, ताकि वो इधर उधर ना करें और सॉइल को पॉल्यूट ना करें। प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम लाइक ड्रिप सिस्टम, और इरिगेशन के लिए एक ड्रिप सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जिससे जो है पानी मिल सके और सॉइल जो है वो फर्टिलाइज हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे ऐसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।